तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल? आई होप कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। और जो आपका पेपर हुआ है हिंदी का, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। यह सॉल्यूशन मैं पहले ही करा चुका था, लेकिन क्या करूँ मैं? वीडियो में आवाज़ नहीं सही आई थी, क्योंकि वीडियो वीडियो इधर चल रही तो आवाज़ पीछे की आ रही, ठीक है? वीडियो आवाज़ कट गई थी, इसलिए मैं उस वीडियो को नहीं डाला, नहीं तो पेपर के तुरंत 1 घंटे बाद मेरी वीडियो तैयार थी। फिर मुझे कहीं जाना था, उसके उसके वजह से वीडियो भी नहीं बनी और दोबारा वीडियो बनाने का मन भी नहीं किया, क्योंकि वीडियो ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो पूरा 25 मिनट की वीडियो थी और फिर 25 मिनट का बनाने का मन नहीं किया, ठीक है? फिर कहीं जाना था ऊपर से। उसके बाद अब देखिए मैं इसको सॉल्यूशन फिर से आपको करा दूँगा, ठीक ना? इस वीडियो में आवाज़ आपको मस्त लग रही, आवाज़ अच्छी आ रही होगी, ठीक है? और देखिए अगर आप लोग की पढ़ाई नहीं चल रही है ना, तो पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो गोल्डन चांस है आपका, ये बार-बार नहीं आएगा। ये जो पेपर है ना, ये आपको एक ही बार देना है, बार-बार तो आएगा नहीं। पीछे आपके अगर आप लोग का कम नंबर आ भी जाएगा ना, तो आपको पीछे आने का मन नहीं करेगा कि दोबारा भर के फॉर्म पेपर दे दें। अच्छा नहीं लगता है ना? अब देखिए यहाँ पर इसका जो कोड है 302 एचजे है। क्या है? एचजे है, ठीक है? 2025 और यहाँ पर सामान्य हिंदी जो आपका पेपर हुआ है 24 तारीख को, ठीक है? तो ये वाला सॉल्यूशन मैं आपको करा दूँगा आज, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बस आप 20 मिनट बढ़िया से 20 मिनट 25 मिनट तक मेरी वीडियो पर बने रहिए। आप देख लीजिए इसमें से कितना नंबर का फँसा है, ठीक ना? जितना मैं बताया था, जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में बताया था, उसमें से कितना नंबर फँस गया है देख लीजिए एक नज़र। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे मतलब 3 घंटे 15 मिनट, जो यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये आप लोग जानते ही थे पहले से, पूर्णांक है 100 नंबर इसका। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। इसमें कितने खंड है? 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, अथवा का नहीं देना है, ठीक ना? इसमें अथवा का नहीं देना रहता है। अथवा करिए, चाहे पहला क्वेश्चन करें, चाहे अथवा कर लीजिए, ठीक है? तो जो लोग नहीं जानते होंगे वो अथवा कर भी देते हैं। यहाँ पर देखिए खंड क हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए खंड क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क कह रहा है, पहला का क है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक है। तो इसमें मैं टिक लगाया हूँ, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, ठीक ना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन, कई ऑप्शन दिए हैं। राधाचरण गोस्वामी दिया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल दिया है, राजा लक्ष्मण सिंह दिया है। तो इसमें से कोई नहीं सही है, पहला वाला सही है, बालकृष्ण भट्ट। अब ये क्वेश्चन जिसके जिसके में आया होगा वो आप लोग मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर ख है। प्रश्न नंबर ख है तो इसमें कह रहा है द्वि द्विवेदी द्विवेदी युगीन लेखक हैं। द्विवेदी युगीन लेखक कौन? इसमें देखिए राय कृष्ण दास नहीं, अध्याय पूर्ण सिंह नहीं, चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है? आगे चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है? कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। तो इसमें से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी कहानी कौन? राजा भोज का सपना नहीं, इंदुमती नहीं, एक कटोरी भर मिट्टी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 11 वर्ष का समय, ठीक है? 11 वर्ष का समय किसके द्वारा रचित कहानी है? तो यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या लिखित कहानी। उसके बाद देखिए जहाज का पंछी रचना की विधा, यह कौन सी विधा है? जहाज की पंछी नाटक है, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा है, क्या है? तो ये आपका है उपन्यास है। क्या है? जहाज का पंछी जो है रचना की विधा कौन सी है? ये उपन्यास है, ठीक है? उसके बाद देखिए आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं कौन है? आनंद कादम्बनी के संपादक देखिए बालकृष्ण भट्ट नहीं है, बी वाला रामनाथ सुमन नहीं है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जा रहा है? इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अमृत राय भी नहीं। तो 5 नंबर आपका इसमें से सही हुआ। अब देखिए अब हम लोग आते हैं पद्य का। पद्य का देखिए कह रहा है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका है? पूछा है। तो यह देखिए कथन है
पहला ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नहीं है। अब देखिए दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त का, इनका भी नहीं है। वियोगी हरि का, इनका भी नहीं है। तो यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो ये किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह कथन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार, तो ये किसके मतलब किसकी रचयिता है? इसके कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है, ये पूछा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नहीं। सुमित्रा नंदन पंत जी, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी ये क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद छायावादी युगीन कवि हैं, छायावादी युगीन कवि हैं, तो इसमें से कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नहीं। प्रताप नारायण मिश्र, ये भी नहीं है। तीसरा वाला आपका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, छायावाद युगीन कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। श्रीधर पाठक भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन है, तो भारतेंदु युगीन रचना है, तो भारतेंदु युगीन रचना कौन? आनंद अरुणोदय। देखिए यहाँ पर जो आपकी कामायनी है और साकेत है। देखिए कामायनी है आधुनिक आधुनिक छायावादी युगीन है, और जो साकेत ये द्विवेदी है। ठीक ना, द्विवेदी युग की है। तो यहाँ पर जो आनंद अरुणोदय और भारत बारहमासा बच रहा है, तो मैं इसको ये इसको देखा था, तो यही मुझे मतलब लगा है कि आनंद अरुणोदय यही क्या है? भारतेंदु युगीन रचना है। ठीक है, मेरे हिसाब से यही सही है। मैंने गूगल भी किया था। ठीक है, गूगल करने पर भी ये नाम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब आ रहा है लेकिन कट के आ रहा है कि ये मिसिंग है, उसमें मिसिंग है। तो उसमें ऑप्शन नहीं दिया था, इसमें मिसिंग दिया था, तो मैं यही वाला मारा है। ठीक है, तो ये आनंद अरुणोदय यही वाला सही होगा। आप लोग मिला लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए बस एक ही क्वेश्चन में डाउट है और सब सही है। तो यहाँ पर देखिए अंगा वाला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य कृति? यहाँ पर देखिए अनामिका जो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, अनामिका की कौन लिखे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं। चित्राधार जो जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, इस पर सही का टिक लगा है। ग्राम्य जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, जो दीप शिखा है किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा की एक रचना है, काव्य कृति है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 का मतलब कि आपका 10 नंबर हम कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो ये आपको पूरा क्या करना है? एक बार रीड कर लेना है, पढ़ लेना है इसको। ठीक ना, इसको एक बार क्या करना है? आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर देना है। तो नीचे प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना होता है यानी कि पाठ का नाम लिखना होता है और लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, कि किस पाठ से ये लिया गया है, किसने इसकी रचना की है, कौन इसके लेखक हैं, लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। तो ये जो यहाँ से लेकर के ये रेखांकित है, रेखा खींची गई है नीचे यहाँ तक कि इसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है? तो राष्ट्र की कल्पना देखिए यहाँ से आपको लिखना है पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक ना, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जो पृथ्वी है किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा पृथ्वी माता है, और उन जन सचे जन के कारण। देखिए यहाँ पर जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी कि लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन इनको माता कहेगा? ठीक है, तो जन यानी कि लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं? तो पृथ्वी जन देखिए यहाँ पर पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, तो यही बस इतना ही आंसर में लिखना होता है, बहुत ज़्यादा आपको आंसर में नहीं लिखना होता। उसके बाद देखिए अथवा में दिया है,
या तो आप लोग ये वाला करिए या तो ये वाला करिए, ठीक है। दोनों में से एक ही करना होता है। तो उसका भी देखिए, ये जो अथवा में दिया है ना, ये भी इसी प्रकार से है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित की व्याख्या कीजिए, भाषा की साधारण इकाई क्या है, दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, दैनंदिन और अविकृत शब्द का अर्थ भी लिखिए, ठीक ना। तो ये आपको क्या करना है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन इसमें है। दोनों में से आप कोई भी करिए, ठीक है। तो आपको इसमें से कितना नंबर मिल जाता है, 10 नंबर मिल जाता है। एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो 5 गुना के 10 नंबर इसमें आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद देखिए पद्यांश में, तो ये पद्यांश है। पद्यांश में देखिए क्या पूछा है। 1 मिनट, ज़्यादा जूम हो गया क्या जी। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो पद्यांश से दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर इसका देखिए प्रश्न दिया है, 5 प्रश्न दिया है और इसका उत्तर भी देना है। तो यहाँ पर पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना है, कवि का नाम लिखना है और जो लेखक जो लेसन है उसका नाम लिखना है, ठीक है। इतना आपको लिखना रहता है। उसके बाद देखिए आपका आता है उपयुक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया, किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया, ये भी आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिजली के फूल से क्या तात्पर्य, प्रश्न नंबर 3 है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य, इसका उत्तर देना है। परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं, इसका उत्तर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी करना है, ठीक है। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। उसके बाद देखिए, मैं कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, ठीक है। मैं कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो ये भी किस कवि ने लिखा है, संदर्भ भी इसका लिखना है। इसका भी जितने भी ये प्रश्न दिए गए इसका भी आपको उत्तर देना रहता है। तो आप लोग उत्तर दिए होंगे, आई होप कि आप लोग बढ़िया पेपर किए होंगे। आपका 80% से कम नहीं आना चाहिए, कम से कम 85 या 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए मैं जो जो क्वेश्चन बताया था, जो जो लेखक का नाम, कवि का नाम जो जो बताया था सभी आया है। तो यहाँ पर देखिए अगर मेरी आप इम्पोर्टेंट वीडियो जो लास्ट वाली वीडियो थी हिंदी की, एक ही वीडियो में बनाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाया था, तो उसमें से जो भी आप लोग याद किए होंगे तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा इसमें फंसा है। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसका इनका बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताया था, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बताया था, और 2 बताया था लेकिन वो 2 नहीं आए हैं, ठीक है। उसके जगह पर क्या आया है, कन्हैयालाल मिश्र आया और यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी का आया है। तो ये दोनों मैं नहीं बताया था, ठीक ना। तो इसमें 4 आए हैं, 4 में से आप एक कर दीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो में फेमस है, ठीक है। तो ये तो हर साल आते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों को कर देना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। ये आप 5 नंबर मतलब 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। देखिए आपका जीवन परिचय लिखने का एक तरीका होना चाहिए। जो पेज है आपका, ये पेज है, मान लीजिए इतना बड़ा आपका पेज है, ठीक है, इतना बड़ा आपका पेज है, ये पेज है, इतना बड़ा आपका पेज है, ठीक है। इस पेज पर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ये आपका पेज भर गया। फिर दूसरे पेज पर आ गए, दूसरे पेज पर लिखे रचना, रचना इतना लिखे, आधा पेज भर गया। कुछ बच्चे होते हैं कि ये आधा पेज जो बचा है इसी आधे पेज में से शुरू कर देते हैं दूसरा जीवन परिचय कवि का। तो ये ऐसा नहीं करना होता है आपको, बीच में से लिखेंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना आधा जो पेज बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, आधा पेज जो बच रहा है ना उसको छोड़ दीजिए, दूसरे नेक्स्ट पेज से आप शुरू करिए कवि का जीवन परिचय लिखने का, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलता है आपको। यहाँ पर देखिए खवला, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कौन कौन कहा था, जयशंकर प्रसाद जी का कहा था, सुमित्रा नंदन पंत जी और अज्ञे जी का कहा था, ठीक है। तो ये चारों में से 4 बताया था, एक और बताया था वो नहीं आए हैं, तो महादेवी वर्मा का आ गया है वहाँ पर।
तो ये 4 देखिए 4 बताया था, 4 में से 3 फँस गया, 3 3 3 फँस रहा है, ठीक ना? यानी कि 4 है 100%, तो ये 3 कितना हो गया 75% के बराबर। तो 75% तो आपके फँसे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी का आप याद कर लीजिएगा, मतलब कर लिए होंगे, ठीक है, लिखे होंगे उसमें। तो मैं जानता हूँ जयशंकर प्रसाद जी हमेशा आते हैं, ठीक है, और सुमित्रानंद जी हमेशा आते हैं। तो आप लोग का पेपर बढ़िया ही गया होगा, तो इसमें भी आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें कुछ चेंज हुआ है, इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लाठी किया है, लाठी, लाठी के बाद यहाँ पर अथवा होता है, अथवा के बाद बहादुर, ठीक ना? लाठी या बहादुर का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर दो ही दिया, आपकी बार लाठी दिया है और यहाँ पर ध्रुव यात्रा दिया है। तो यहाँ पर दो ही दिया है, यहाँ पर एक और दिया होता है। यहाँ पर देखिए ध्रुव यात्रा है, उसके बाद अथवा करेगा, इसी में अथवा कर देगा, अथवा करके फिर पंचलाइट देगा, ठीक ना? तो इसमें 4 नहीं दे करके अब इस बार क्या कर दिया है, कम कर दिया है, 2 ही दिया है। लाठी या ध्रुव यात्रा पर आप लोग क्या करिए, कथा सार अपने शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ तक आपको आपका हुआ होगा, इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 80 शब्द में लिखना होता है, 80 शब्द का मतलब आपका हो जाएगा 1.5 पेज, ठीक है। 1.5 पेज या 2 पेज में लिखें बढ़िया से। थोड़ा सा दूरी बनाकर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा लगने के लिए दूरी बनाकर लिखिए, बढ़िया से लिखिए और 2-2 पेज का लिखिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर लिखना आपको। तो यहाँ पर देखिए पहला खंड है रश्मि रथी है, और रश्मि रथी खंड का भी जहाँ पर भी आता है उसको आपको लिखना होता है, ठीक ना। हमारे यहाँ तो ये श्रवण कुमार जी का आता है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आखेटक आखेटक सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या फिर श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आजमगढ़ में ये वाला आता है, ठीक ना। तो हमारे यहाँ यही वाले बच्चे किए होंगे। उसके बाद जो भी आपके यहाँ आता है, यहाँ से लेकर क ख ग घ अंगा च से, मतलब यहाँ से लेकर के जो भी आते हैं तो आप लोग उसकी व्याख्या किए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर आपका 8 आता है। अगर जिसका जिसका ये कोड था तो वो अपना अपना मिला लेगा, ठीक ना। क्या कोड है इसका? कोड है 302 एच जे है, ठीक है। कोड क्या है? 302 एच जे है। तो जिन जिन बच्चों का ये कोड है आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 जो है ये संस्कृत का पाठ है। संस्कृत जो आपकी हिंदी में अंत में दिया होता है, ये संस्कृत का पाठ दिया है, ठीक है। दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें पहले आपको संदर्भ लिखना है, किस किस लेखक का नाम इसमें नहीं लिखना होता, ठीक ना। किस पाठ से लिया गया ये लिखना रहेगा, ठीक है। इसमें किस पाठ से लिया गया ये लिखना रहेगा, और इसकी हिंदी में अनुवाद करना रहता है। उसके बाद अथवा में दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छे से आप पढ़े होंगे उसको ही आपको करना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर एक पद्यांश दिया है कि इसमें से जो भी पद्य आपको बढ़िया से आ रहा है उसको हिंदी में संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना है। यानी कि लेसन का नाम लिखना है, और जो है किस लेसन से लिया गया बस यही लिखना रहता है, लेखक कवि का नाम नहीं लिखना रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आप लोग बहुत बढ़िया से किए होंगे, मुहावरा सभी लोगों को आता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब छोटे आदमी के हाथ, यानी कि छोटे आदमी के हाथ बड़ा धन लग जाना। उसके बाद देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब बदल जाना, ठीक ना। मतलब मौका पाते ही क्या होना, बदल जाना। यानी आप पहले कुछ कह रहे थे और जब उनके सामने किसी के सामने सच बोलने की बात आई तो आप बदल गए, ठीक ना। तो इसका हो गया गिरगिट की तरह रंग बदलना। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला मतलब अगर आपका अंत वाला प्रश्न सही हो जा रहा है तो आपका सब सही हो गया, ठीक है। मतलब यही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ आप लोग बताइए। थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग, कितना पानी कितना दूध में है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इसका अर्थ आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 है अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल
सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। तो इसका अर्थ भी देखिए यहाँ पर एक ये थोड़ा-सा चेंजिंग में आया है पद्यांश में। तो यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया ये बताना है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका मतलब आपको लिखना होता है उसमें, ठीक है, अर्थ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है इसमें, इतना जो रेखांकित है यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर आता है क वाला। तो प्रश्न नंबर क वाला 11 का क वाला देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन, अरे पहला दिया अंश और अंश। अंश मतलब ये छोटा सा स है, ये बड़ा वाला स है। तो अंश और अंश में क्या अंतर है? इस अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक ना, इस अंश का मतलब कंधा होता है, और इस वाले छोटा वाले स का अंश जो होता है इसका मतलब होता है कंधा, और जो बड़ा स होता है इसका अंश होता है हिस्सा। तो यह आपका कंधा और हिस्सा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है वात और बात। वात में देखिए वात जो होता है, ये वात जो होता है इसको हम लोग हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा कहते हैं, वायु कहेंगे, पवन कह सकते हैं, अनल कह सकते हैं, अनिल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात जो है, बात का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप या वार्ता कह सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा? ये हवा और वार्ता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बात का मतलब वार्ता या बातचीत या वार्तालाप होता है, ठीक है। तो और जो वात होता है इसका मतलब हवा होता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसमें से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी भी एक अर्थ का आपको अगर दो शब्द आ रहा है तो लिख सकते हैं। देखिए सुरभि का मतलब होता है सुगंधित, या सुगंधित कह सकते हैं, या खुशबूदार कह सकते हैं। सुरभि का मतलब क्या कह सकते हैं? सुगंधित कह सकते हैं या खुशबूदार कह सकते हैं। वारिद, वारिद का मतलब आप लोग बादल जानते होंगे, बादल मेघ कह सकते हैं, ठीक ना। बादल, बादल कहते हैं ना, बादल मेघ, ठीक है, दो हो गया। नीरज का मतलब होता है कमल, ठीक ना, कमल या कह सकते हैं जलज कह सकते हैं, ठीक है। और विधि, विधि का मतलब जो विधि है कि किस विधि से ये बना है, ठीक ना, विधि कह सकते हैं। तो थोड़ा सा बाहर से अगर आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि माइक हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पकड़ नहीं रहा है, इसलिए हम माइक में नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट मोबाइल से ही मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए विधि है, विधि को आप लोग, विधि मतलब प्रकार, किस विधि से आप बनाए, तो उसी विधि का मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका है ग वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जिसका कहीं कहीं भी अंत न हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अगण्य नहीं बोलेंगे, असंख्य नहीं बोलेंगे, जिसका कोई संख्य न, असंख्य नहीं, ठीक ना। जिसकी गणना हो उसको अगण्य बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अनंत होगा, इसका क्या हो जाएगा? आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। जिसका कहीं भी अंत न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। और देखिए जो बूढ़ा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं? नहीं, अमर का मतलब हो गया जो मरे न। अखंड का मतलब हो गया जिसका दो भाग ना हो, खंड ना हो, ठीक ना। अजर का मतलब हो गया जो बूढ़ा ना हो, ठीक है। जो बूढ़ा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर घ वाला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में से मतलब किसी दो वाक्य को आपको सही करना है, इसमें थोड़ा सा गलती है। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है, कवित्री है नहीं, कवित्री थी, ठीक ना। ये मीरा कृष्ण भक्त कवित्री थी, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, इसमें कुछ गलत है। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, इसमें तो मुझे नहीं कुछ लग रहा है। उसके बाद देखिए वह नदी को गया, वह नदी पर गया, ठीक ना। कहाँ गया? वह नदी पर गया या वह नदी में गया, ठीक है। उसके बाद मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है, तो मोहन मेरा क्या है? घनिष्ठ भ्राता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 है, 12 का क देखिए हास्य अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। इसमें मैं आपको क्या क्या बताया था? रस में लिखने के लिए हास्य याद करने के लिए कहा था, शांत रस याद करने के लिए कहा था, करुण रस याद करने के लिए कहा था, और एक था वीर रस याद करने के लिए। चार रस याद करने के लिए कहा था, चार में से आपका देखिए दो आ गया है, ठीक है।
और ख वाला देखिए यमक अथवा उपमा, देखिए क्या क्या याद करने के लिए कहा था, रूपक अलंकार याद करने के लिए कहा था, और देखिए यमक अलंकार कहा था, उत्प्रेक्षा और उपमा कहा था। तो चार में से इसमें भी दो आ गया। अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जा करके, कौन कौन सा मैं उसमें कहा था एकदम सेम आया है। ग वाला देखिए सोरठा और सोरठा तथा कुंडलिया छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। इसमें मैं नहीं कुछ कहा था, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा था मैं। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 13 आ जाता है। प्रश्न नंबर 13 में क्या करना है, इतनी बड़ी मैं कल वीडियो बनाया था और ख़राब हो गई थी, इतनी बड़ी वीडियो, इसलिए मैं फिर दोबारा नहीं बनाया, नहीं तो 1-2 घंटे में आपको इसका सॉल्यूशन मैं दे देता पेपर के दिन ही। तो यहाँ पर देखिए, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। देखिए आप अपने गली मोहल्ले की जो नाली होती है उसके साफ सफाई के लिए क्या करना है, इसमें पत्र लिखना है। तो पत्र लिखना तो सभी को आता है, ठीक है। बैंक के किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखे। तो अब बैंक से लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर पत्र लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, करा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। मैं निबंध के लिए भी बताया था, देखिए कौन कौन सा निबंध आपको बताया था मैंने देखिए बेरोजगारी की समस्या और समाधान ये नहीं बताया था, साहित्य समाज का दर्पण ये भी नहीं बताया था। मैंने बताया था देखिए ये वाला पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण पर बताया था और विज्ञान पर बताया था कि ये दो थे। उसके बाद और बताया था आपका नारी सशक्तिकरण पर बताया था, ठीक है, 3 हो गया। और एक बताया था वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बताया ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, तो ये भी मैं नहीं बताया था। यानी कि मैं जो 3-4 बताया था उसमें से 2 तो फंसे गए हैं ना, 2 फंस गए हैं। जो भी बच्चे मेरी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो बनाया था, अगर उसको कोई अगर देखा होगा तो उसमें आपको ये मतलब 2 तो फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो प्रश्न था, प्रश्न पत्र जो था कौन सा, अब आपको देखिए यहाँ पर ये ये अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर हम हाइड किए हैं नाम को और वो अनुक्रमांक को हाइड कर दिए। जिस भी बच्चे का ये है, ठीक ना, उसका मैं हाइड कर दिया। तो बगल का ही लड़का है, वो भी पढ़ने में बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं कितना नंबर आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2025 सामान्य हिंदी आपका पूरा कंप्लीट, इसको मैं सॉल्यूशन दे दिया हूँ। और आप लोग देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पेपर का कोड क्या था, तो उस प्रकार से मैं आपके पेपर का कोड जान लूँगा। तो कोड आपका पेपर मैं व्हाट्सएप पर मंगा लूँगा, ठीक ना। जो बच्चा आपके मतलब पेपर कौन सा कोड था आपका, जो भी कमेंट करेगा, अगर इससे अंतर में आएगा, अगर यहाँ पर HJ है या HI किसी का आ गया, ठीक है, किसी का भी यहाँ पर डिफरेंस होगा ना, तो मैं उसको मंगाऊंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।